अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव हिस्सा नंबर 4। नारू शंकर की मुख्तलिफ लड़ाइयों में शिरकत। उस जमाने के सूबेदार या जागीरदार हमेशा अपने सूबे या अपनी जागीर के मुकाम पर नहीं रहते थे, बल्कि पेशवा के हुक्म पर मुख्तलिफ लड़ाइयों और मुहिमों में शिरकत करना उनका फर्ज था। हम जानते हैं कि मल्हार राव होलकर, गोपाल राव पटवर्धन, विट्ठल शेरदेव विंचोलकर और नारू शंकर अपने सूबे और जागीरों से निकलकर दूर दराज के मकामात पर जंगों में शिरकत करते रहे। अलबत्ता फुर्सत के औकात में या उस तरफ से गुजर होने पर या फिर कोई जरूरत पड़ने पर वो घर पर भी हो लेते थे। नारू शंकर अगरचे झांसी के सूबेदार थे, मगर अपनी फौज के साथ वो पेशवाई की मुहिमात में पेश रहते थे और जनूबी और शुमाली हिंदुस्तान की बहुत सी लड़ाइयों में अपनी अस्करी सलाहियत का लोहा मनवाया। इस ताल्लुक से दस्तयाब मालूमात का खुलासा दिया जा रहा है। अहमदाबाद, जेम्स वरान लीफ ने न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखा है, सन 1753 में जब मराठों ने अहमदाबाद यानी गुजरात का मुहासरा किया, उस वक्त मुगलों की तरफ से वहां का हाकिम जवाब मर्द खान हाजिर नहीं था, लेकिन फौरन शहर वापस आया। उस मुहासरे में शामिल विट्ठल शेरदेव विंचोलकर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नारू शंकर, जिसने खानदेश में मालेगांव का मजबूत किला बनवाया। दूसरे ये कि नारू शंकर सबसे तेज और तर्रार हमला आवारों में से थे, जिसकी कमान में अरब सिपाहियों का एक पैदल रिसाला था। गिरान डे के इस बयान से जो मालूमात मिलती है वो ये कि नारू शंकर ने ही मालेगांव का किला बनवाया। दूसरे, वो एक बहादुर सिपह सालार थे। और तीसरे ये कि सन 1753 से ही नारू शंकर की फौज में या बाल्फाज दीगर मराठों की फौज में अरब सिपाही अपनी जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम देने लगे थे। गंभीरी की लड़ाई। सितंबर 1753 में दिल्ली के बादशाह अहमद शाह और उदगीर के नवाब वजीर सफदरजंग के दरमियान तनाजा उठ खड़ा हुआ। अपनी मदद के लिए बादशाह ने मराठों को बुलवाया। नाना साहब पेशवा ने अपने छोटे भाई रघुनाथ राव राघु बाबा को फौज के साथ शुमाली हिंदुस्तान भेजा। उसके साथ गोविंदपत जवाहिर, शिंदिया सुखाराम बापू, मुहीपत राव छंस, बाबूजी नायक, शमशेर बहादुर यानी बाजीराव मस्तानी का लड़का मल्हार राव होलकर और नारू शंकर शामिल थी। बादशाह के हुक्म के मुताबिक मराठा अफवाज ने सूरजमल के किले गंभीरी का मुहासरा कर लिया। इस लड़ाई में मल्हार राव होलकर का इकलौता बेटा खांडे राव मतलब अहिल्याबाई का शौहर मारा गया। इससे मल्हार राव बहुत गजबनाक हुआ। सूरजमल ने नजराना देकर जेप्पा सिंधिया की खुशामद की। जेप्पिया की सिफारिश पर रघुनाथ राव ने मुहासरा उठा लिया। उसी दिन से होलकर अंदर ही अंदर सिंधिया खानदान का दुश्मन हो गया। मारवाड़ की मुहिम। जुलाई सन 1755 ईस्वी में मारवाड़ में विजय सिन्हा ने धोखे से जेप्पिया सिंधिया को कत्ल करवा दिया। उसके बेटे दत्ताजी सिंधिया ने इंतकाम लेने की ठानी। दत्ताजी ने अंताजी मांकेश्वर को, जो उस वक्त बंदेलखंड में थे, जल्द अज जल्द मारवाड़ आने के लिए लिखा। पेशवा ने नारू शंकर को हुक्म दिया कि वो मारवाड़ में सिंधिया की मदद करके उसे दिक्कतों से निजात दिलाए। सितंबर सन 1755 ईस्वी में अंताजी मांगेश्वर, विट्ठल शेरदेव, नारू शंकर और लाल सिंह जाट की अफवाज लेकर, जिसमें तकरीबन 10,000 सिपाही थे, नागौर की तरफ रवाना हुए। मारवाड़ का मसला हल होने पर नारू शंकर झांसी रवाना हो गए। दिसंबर 1755 ईस्वी सावनूर कर्नाटक की लड़ाई। मुजफ्फर खान मराठों के तोपखाने का इंचार्ज था। उसने सावनूर के नवाब की मुलाजिमत इख्तियार कर ली। पेशवा ने नवाब से उसकी वापसी का मुतालबा किया। नवाब ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मराठा फौजें अचानक सावनूर पर चढ़ दौड़ी। कर पावर करनूल के नवाब भी सावनूर के नवाब के साथ हो गए। 19 जुलाई सन 1756 तक लड़ाई जारी रही। मल्हार राव होलकर, विट्ठल शेरदेव विंचोलकर, नारू शंकर, जानू जी
और मंगू जी भोसले वगैरह बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में शामिल थे। सातपुर की कमौशी 28 अक्टूबर सन 1756 को नाना साहब पेशवा ने नारू शंकर को दूसरी जिम्मेदारियों के साथ सातपुर का कमौशदार चुंगी का अफसर भी बना दिया और उन्हें हुक्म दिया कि पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम को अंजाम दे। उस आमदनी से उन्हें एक बंजारा बांधने और उससे फसलों की आग रसानी करके आमदनी बढ़ाने का हुक्म भी दिया गया। नारू शंकर लाहौर में मराठा अफवाज ने रघुनाथ राव की कमान में शुमार मगरिब में दरियाए अटक को पार करके पिशावर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। 28 मार्च सन 1757 को उसने अंताजी मांगेश्वर, शमशेर बहादुर और नारू शंकर को भी फौज के साथ बुला लिया, लेकिन पेशवा का हुक्म आ जाने की वजह से उसे वापस पूना लौटना पड़ा। तब पेशवा की तरफ से शिंदे खानदान के दो नौजवान सरदार दत्ताजी शिंदे और जांगूजी शिंदे को शुमाली हिंदुस्तान के बंदोबस्त के लिए रवाना किया गया। इस मुहिम में नारू शंकर भी शिंदे सरदारों के साथ थे। पेशवा ने पंजाब का मुकम्मल इख्तियार नारू शंकर को सौंपने का मशवरा दिया था। दत्ता जी को भी एहसास था कि लाहौर पर एक अव्वल दर्जे के सरदार की तकर्री जरूरी है, इसलिए उसने पेशवा का मशवरा कबूल कर लिया। लेकिन नारू शंकर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्होंने पेशवा के वाज़े तहरीरी हुक्म के बगैर इस ओहदे को कबूल करने से माजूरी जाहिर की। इसलिए दत्ता जी ने सादाजी शिंदे को लाहौर में पिशावर तक के तमाम इलाके का मुंतजिम मुकर्रर कर दिया। शकर ताल की लड़ाई। उस वक्त हिंदुस्तान में नजीम खान रोहिला मराठों का सबसे बड़ा दुश्मन था। नानाजी पेशवा ने भी दत्ता जी सिंधिया को शुमाली हिंदुस्तान की तरफ रवाना करते हुए ताकीद की थी कि नजीब खान को पस्ता करने की खास कोशिश की जाए, लेकिन नजीब खान बहुत चालबाज था। उसने दोस्ती का दिखावा किया और दिल्ली से कुछ फासले पर दरियाए जमुना के किनारे शामली के मकाम पर समझौते के इरादे से दत्ता जी से मिलना मंजूर कर लिया। नजीब खान 4000 फौजों के साथ मुलाकात के लिए आया, 2 कोस के फासले पर कयाम किया। दीगर सरदारों के साथ खास तौर पर नारू शंकर ने मशवरा दिया कि नजीब खान आसानी से हाथ आया है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए और तबाह और बर्बाद कर देना चाहिए। मगर दत्ता जी ने उनकी राय को नापसंद किया। उसने नजीब खान से गंगा पर पुल बनाकर देने का कौल करार किया। इस मकसद के लिए दोनों शकरताल पहुंचे, जो पुल बनाने के लिए मुनासिब तरीन जगह थी। यहाँ भी नारू शंकर और दूसरे सरदारों ने इसरार किया और दत्ता जी से कहा कि हमने आपको मशवरा दिया था कि नजीब खान को तबाह कर दिया जाए, लेकिन आपने सलाह कबूल नहीं की। अब कम अज कम इसे वापस जाने की इजाजत मत दीजिए और इसे अपने पास ही रोककर पुल बनाने का काम करवा लीजिए। मगर दत्ता जी ने एक न सुनी। लगता है कि वो किस्मत के हाथों मजबूर थे। नजीब के साथ दत्ता जी की मुलाकात के वक्त जो अफगान सरदार थे, उन्होंने मराठा सरदारों के इरादों को भांप लिया था, इसलिए वो नजीब खान को जाए मुलाकात से जबरदस्ती उठा ले गए। नजीब खान पूछ करके शकरताल चला गया और पुल बनाने के ताल्लुक से बहानेबाजी करने लगा कि फिलहाल बरसात का मौसम है, नदी में सैलाब है, बरसात के बाद देखेंगे। बाद में कई महीने तक मराठा फौजों ने नजीब खान को उसके शकरताल के किले में घेरे रखा, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ न सकी। 15 सितंबर 1759 को लड़ाई हुई, जिसमें तकरीबन 500 मराठा सिपाही मारे गए, जबकि नजीब खान को महज 50 सिपाहियों का नुकसान हुआ। मीरापुर के 12 सैयदों का जो रिसाला मराठों की मदद कर रहा था, वो मुकम्मल तौर पर नेस्त नाबूद हो गया। तारीख ने रास्ता बदल दिया। नारू शंकर और दीगर सरदारों ने दत्ता जी को जो सलाह दी थी, उसे ना मानना एक जबरदस्त तारीखी गलती थी, क्योंकि यही नजीब खान है जिसने अहमद शाह अब्दाली को खुतूत लिख लिख कर हिंदुस्तान पर हमला करने और उसे मराठों से निजात दिलाने की दावत दी। अगर नारू शंकर की सलाह मान ली जाती
تو شاید مراٹھوں کو پانی پت میں ذلت آمیز شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر تاریخ بڑی ظالم ہے اور اپنا راستہ خود طے کرتی ہے۔ نارو شنکر کی تجربہ کار نگاہیں مستقبل کے اندھیروں میں جھانک کر دیکھ رہی تھی، لیکن دتا جی کو اپنی بہادر فوج اور نارو شنکر، گووند پنت، انتا جی مانکیشور اور جان راؤسا جیسے بڑے نامی گرامی سپہ سالاروں پر اعتماد تھا۔ اس لیے انہوں نے احمد شاہ ابدالی سے لوہا لینے کا ارادہ کیا۔ براری گھاٹ کی لڑائی۔ احمد شاہ ابدالی نجیب خان کی گزارش کے مطابق پہلے پنجاب پر حملہ آور ہوا اور پنجاب میں تعینات مراٹھا افسروں اور فوجوں کو شکست دی۔ گورنر سادہ جی شندے اور ٹیکو جی ہولکر 8 نومبر سن 1759 کو پنجاب سے بھاگ کر دلی آئے اور شکرتال میں دتا جی شندے سے ملے اور اسے ہزاروں مراٹھا سپاہیوں کے مارے جانے اور زندہ بچے ہوئے لوگوں کی تباہی کی منحوس خبر سنائی۔ 8 دسمبر سن 1759 کو دتا جی نے شکرتال کا محاصرہ اٹھا لیا اور احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ سن 10 جنوری 1760 عیسوی کو دلی سے شمال کی طرف جمنا کے براری گھاٹ پر احمد شاہ ابدالی اور نجیب کی مشترکہ فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ دتا جی شندے مارا گیا اور جانکو جی شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ نارو شنکر کی شکایت۔ اس لڑائی میں شامل ہونے کے لیے دتا جی شندے نے ملہار راؤ ہولکر کو کئی بار خطوط لکھے، مگر وہ جے پور سے فوراً روانہ کیوں نہ ہوئے، اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ جنگ سے کچھ پہلے نارو شنکر کی فوج سے نکل کر گوالیار چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے باجی راؤ کے لڑکے شمشیر بہادر کو بھی روکے رکھا۔ اس تعلق سے ایک جلتا ہوا خط انتا جی مانکیشور نے پیشوا کو لکھا کہ نارو شنکر شمشیر بہادر سے مل گئے ہیں، وکیل سے عجیب گفتگو کرتے رہے اور شمشیر بہادر کو گوالیار میں ہی روک کر رکھا اور ہمارا مال و متاع لٹوا کر ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ اسے ہماری مدد کے لیے آنے نہیں دیا اور آپ بھی نہیں آئے۔ نارو شنکر نے بزدلی سے جو گھات کی ہے وہ اپنا سر قلم کروانے کے لیے کافی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، نارو شنکر بہت برا آدمی ہے، سب مل کر خیال رکھیں گے تو سب بہتر ہو جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک ملہار راؤ ہولکر کا سوال ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کمبھیری کی لڑائی میں اس کے بیٹے کھانڈے راؤ کے مرنے کے بعد وہ اندر ہی اندر شندے خاندان کا دشمن ہو گیا تھا، اس لیے اس کی تاخیر کا سبب سمجھ میں آتا ہے۔ جے ایس سردیسائی نے لکھا ہے کہ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ شندے کی قربانی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جہاں تک نارو شنکر کا تعلق ہے، وہ شکرتال ہی نہیں، اس سے پہلے کے تمام معرکوں میں شامل رہ کر تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے، اس لیے یہ ماننے میں تعمل ہے کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ البتہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انتا جی مانکیشور کے دل میں نارو شنکر کی طرف سے کسی قسم کی مخاصمت تھی، جس کا اظہار اس کے خط سے ہوتا ہے۔ پانی پت کی شکست کے بعد اس نے انہی الفاظ کے ساتھ پیشوا کو خط لکھا تھا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نانا جی پیشوا نے انتا جی مانکیشور کے خط کا کوئی اثر نہیں لیا، کیونکہ اس کے فوراً بعد اس نے نارو شنکر کو سدا شیو راؤ بھاؤ کے ساتھ ادگیر کی مہم کے لیے روانہ کر دیا۔ ادگیر کی مہم۔ آن جہانی باجی راؤ پیشوا نے مغلوں کے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے نظام الملک اور پیشوا کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ نواب نے دولت آباد کا قلعہ تو واپس لے لیا اور نظام الملک کو سبق سکھانے کے لیے جنوری 1760 میں پیشوا نے اپنے چھوٹے بھائی سدا شیو راؤ بھاؤ کو 40,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ ابراہیم خان گاردی کا توپ خانہ بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ 26 جنوری سن 1760 کو ادگیر کے قریب تاندرجہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ابراہیم خان کے توپ خانے کے سامنے نظام کی فوج ٹک نہ سکی اور راہ فرار اختیار کی۔ آخر
3 फरवरी सन 1760 को सुलह का मुआहदा हुआ और मराठों को 60 लाख का मुल्क निजाम से हासिल हुआ। इस मुहिम में पेशवा का बड़ा लड़का विश्वास राव, मल्हार राव होलकर, नारूशंकर और विठल शिवदेव विंचोड़कर भी भाव के साथ थे। पानीपत की तरफ, पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले में मराठों की शिकस्त मराठा तारीख का ऐसा मोड़ है जिसने मराठा हुकूमत के जवाल को हरी झंडी दिखा दी। इस लड़ाई की तफसील बयान करना मकसूद नहीं, लेकिन चूंकि इस लड़ाई के ताल्लुक से किताबों में कदम कदम पर नारूशंकर का नाम दिखाई देता है, इसलिए सरसरी गुजर जाना भी गैर मुनासिब है। इन वाकयात से मराठा दरबार में नारूशंकर की अहमियत का बखूबी अंदाजा होता है। बरारी घाट की लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली अपने मुल्क को लौट जाना चाहता था, मगर नजीब खान को डर था कि मराठे दत्ता जी की मौत का बदला जरूर लेंगे और उसे नेस्त नाबूद करके छोड़ेंगे। इसलिए उसने गुजारिश करके साल भर तक अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में रोके रखा। सदाशिव राव भाऊ उदगीर फतेह करने और निजाम से मुआहदा करने के बाद फतेह का नक्कारा बजाते हुए पूना की तरफ चले। नाना साहब पेशवा से उनकी मुलाकात 7 मार्च सन 1760 को हुई। शुमाली हिंदुस्तान के हालात इस जरूरत का एहसास दिला रहे थे कि किसी काबिल आदमी को फौज की कमान देकर शुमाल में रवाना किया जाए। उदगीर की लड़ाई जीतने और 60 लाख का मुल्क हासिल करने की वजह से भाव का हर तरफ डंका बज रहा था। आगे जारी है, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।